बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पहले स्टार्ट में थोड़ा सा ब्रीफ सा रिव्यू देते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चीज़ें डिस्कस की थी, क्योंकि हमें आज का जो लेक्चर है वहीं से स्टार्ट कैरी ऑन करना है। सबसे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वो सरफेसेस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, और सरफेसेस के बारे में एक चीज़ हमने ये डिस्कस की थी कि सरफेस की जो पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है वो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 होती है। यानी कि इसमें हमारे पास एक्स वाई थ्री फंक्शन है, और थ्री फंक्शन जो ये दो पैरामीटर्स के फंक्शन होते हैं यू और वी के नाम से। फिर फर्दर आगे हमने एक बात ये की थी कि हमारे पास कोई भी पॉइंट पी है, उस पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट वेक्टर्स होते हैं, और पर्टिकुलरली अगर मैं किसी पॉइंट के ऊपर कुछ टेंजेंट वेक्टर निकालूं तो ये हमारे पास एक टेंजेंट वेक्टर आएगा, और ये टेंजेंट वेक्टर जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ यू होगा। पैरामीटर यू की डायरेक्शन में आप टेंजेंट वेक्टर निकाल लें। और ये उस वक्त वैल्यू है जब हमारे पास पैरामीटर की वैल्यू यू नॉट और वी नॉट है। मैं पर्टिकुलरली किसी पॉइंट पे निकाल रहा हूँ तो ये डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ यू है और पॉइंट पी के ऊपर है, तो ये जो हमारे पास आया है दिस इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सरफेस एट पॉइंट पी। तो दो टेंजेंट्स आएंगे हमारे पास। एक टेंजेंट आएगा एक्स यू के नाम से जो कि इन डायरेक्शन ऑफ यू होगा, एक दूसरा टेंजेंट इन डायरेक्शन ऑफ वी होगा। ये दो टेंजेंट वेक्टर्स हमारे पास आते हैं। देन हमने ये कहा था कि अगर हम इन दो टेंजेंट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो माइट बी पॉसिबल ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है जीरो आ जाए, माइट बी पॉसिबल ये क्रॉस प्रोडक्ट नॉट इक्वल्स टू जीरो है। तो सबसे पहले हमने ये कहा था कि अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जीरो नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल नॉट इक्वल्स टू जीरो आता है, तो इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो नहीं आ रहा तो उस पॉइंट को हम रेगुलर पॉइंट कहते हैं। और ऑब्वियसली वी नो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नॉट इक्वल्स टू जीरो आता है तो वो वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। अच्छा, इसी तरह से आपके पास ऐसा भी पॉसिबल है कि दो वेक्टर्स का दो टेंजेंट वेक्टर्स है इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाए। तो और ये उस वक्त ही पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर्स या तो एक दूसरे के पैरेलल हो, या हो सकता है ये वेक्टर्स ही जीरो हो। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। और हमने कहा था कि अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उस जिस पॉइंट पे क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है उसको हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। और सिंगुलर पॉइंट्स आर ऑफ टू काइंड्स, एक कोऑर्डिनेट सिंगुलैरिटी होती है विच इज रिमूवेबल, और ये रिमूवेबल इसलिए ही होती है क्योंकि ये बैड चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स की वजह से आती है। अगर आप अपनी कोऑर्डिनेट्स की चॉइस को सही कर दें तो एक सिंगुलैरिटी रिमूव की जा सकती है। दूसरी सिंगुलैरिटी का जो काइंड है वो है एसेंशियल सिंगुलैरिटी, और ये नॉन रिमूवेबल होती है। नॉन रिमूवेबल इसलिए होती है क्योंकि जो आपके पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसकी ज्योमेट्री ऐसी है जिसकी वजह से वो रिमूव नहीं की जा सकती। ज्योमेट्री तो रिमूव आप चेंज नहीं कर सकते किसी ऑब्जेक्ट की, तो इसलिए हम ये कहते हैं ये वाली अगर केस आ रहा है तो ये रिमूवेबल नहीं होती। तो इसकी एक एग्जांपल भी हमने की थी कोन की। तो जो लोग अगर इंटरेस्टेड है उस लेक्चर को डिटेल से देखने के लिए देखना चाह रहे हैं तो वो पिछला लेक्चर हमारा देख लें, उसमें आपको और ये सारे कॉन्सेप्ट थोड़ा से हमने डिटेल से डिस्कस किए। इसके अलावा हमने फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म को डिफाइन किया था। हमने कहा था कि भाई लेट सपोज एक पॉइंट पी है जो कि आपका सरफेस के ऊपर मौजूद है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट पी है, एक और पॉइंट मैंने ले लिया क्यू जो कि इसके क्लोज है पॉइंट पी के। मैं ये चाह रहा हूँ पॉइंट पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो हमने इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए कुछ वर्किंग करी थी, और वर्किंग करके हमारे पास एक चीज आ गई थी, एक इक्वेशन बन गई थी। ये इक्वेशन हमारे पास कहलाती है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। तो अगर मैं यहाँ से आर्क लेंथ ds की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ तो ये बहुत सिंपल सी बात है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लूंगा तो मेरे पास ये ds की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p एंड q। अब इस इक्वेशन के अंदर फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म जो है हमारे पास EF, ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है, इसमें EFG क्या है ये इन इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट्स ही है, ये सारे के सारे टेंजेंट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट्स हैं। ई जो एक्स यू और एक्स यू का डॉट प्रोडक्ट एफ एक्स यू और एक्स वी का डॉट प्रोडक्ट होता है, और जी एक्स वी और एक्स वी का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ तक हमने बात की थी। मैं ऐसी चीज से आगे कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के ऊपर ही हमें फर्दर कुछ आज की क्लास में डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के बारे में हम ये कहते हैं, ये जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है
ये पॉजिटिव डेफिनेट होती है। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म इज पॉजिटिव डेफिनेट। अगर आप रिकॉल करें फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा, तो हम ये कहते हैं कि अगर आप कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होती है किसी चीज की, वो होती है एक्स ट्रांसपोज ए मल्टीप्लाई बाय एक्स। और एक्स जो है ये कोई भी वेक्टर है, और ये ए जो है ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैं ये कहूंगा ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है पॉजिटिव डेफिनेट उस वक्त कहलाती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। जब ये आ जाए, इसका आंसर अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ जाए, तो हम कहते हैं कि दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म इज पॉजिटिव डेफिनेट। यानी कि अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है, अगर मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट उस वक्त होती है जब हमारे पास ये जो चीज़ है a11 मल्टीप्लाई बाय a22 माइनस a12 का स्क्वायर, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ जाए, देन इट इज सेड टू बी पॉजिटिव डेफिनेट। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास ऑलरेडी है फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे बात प्रूफ करने जा रहा हूँ कि ये जो हमारे पास चीज़ है, ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म जो है ये पॉजिटिव डेफिनेट होती है। अब जो है सबसे पहले मैं इस चीज को प्रूफ करने के लिए एक चीज मैं ले लेता हूँ कि देखें मेरे पास नॉर्म ऑफ एक्स यू क्रॉस एक्स वी अगर ले लो, वी नो फ्रॉम वेक्टर्स के दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, उसका अगर नॉर्म ले लिया जाए, तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है। तो व्हाट इज दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो मैं ये बात देखना चाह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव डेफिनेट का जो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म पॉजिटिव डेफिनेट होती है। तो मैं यानी कि ये चीज प्रूफ करूंगा कि ये इसी फॉर्म में ये चीज बन जाएगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मैं इस चीज को लिख सकता हूँ कि नॉर्म ऑफ एक्स यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय नॉर्म ऑफ एक्स वी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कहना चाहिए। आ, तो अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर हटा दूं वैसे, लेकिन तो हमारे पास ये जो है मतलब मैं पॉजिटिव डेफिनेट देखना चाह रहा हूँ, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म देखना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने स्क्वायर लगाया। तो लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है ये एक्स यू क्रॉस एक्स वी का सिर्फ और सिर्फ नॉर्म लिया जाता है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है। तो एनीवे हमारे पास ये चीज आ गई। अगर मैं बहुत सिंपल सी इसकी प्रूफ है, एक्स यू का स्क्वायर और एक्स वी का स्क्वायर, ये अगर एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे उसकी आइडेंटिटी में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं, तो वी कैन राइट दिस। एंड ये मेरे पास आ जाएगा एक्स यू का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एक्स वी का स्क्वायर। मैं इस वन माइनस कॉस स्क्वायर वाले थीटा वाले ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये बात मतलब ध्यान में रखिएगा कि मैं ये वाली चीज लेके आना चाह रहा हूँ, a11 माइनस a12 माइनस ए सॉरी a11 माइनस a22 माइनस टू a12 का स्क्वायर, ये चीज मैं लेके आना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए जो है मैं ये सारी वर्किंग कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ गया एक्स यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स वी का स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इसमें ये देखें एक्स यू का स्क्वायर, तो एक्स यू का स्क्वायर का मतलब क्या है? मतलब इसके एक्स यू के नॉर्म का स्क्वायर, तो इसका मतलब सिंपली यही है ना कि एक्स यू डॉट एक्स यू अगर मैं ले लूं, तो ये नॉर्म ऑफ एक्स यू का स्क्वायर आ जाएगा ना। एक ही चीज होती है, बाय कॉन्सेप्ट है हमारे पास इनर प्रोडक्ट का। तो उस हिसाब से ये हमारे पास ये व्हाट इज एक्स यू डॉट एक्स यू, अगर आप पीछे वाली स्लाइड को देखें तो एक्स यू डॉट एक्स यू इज ई, एंड व्हाट इज xv डॉट xv, xv डॉट xv इज g। अगर मैं ये जो मेरे पास चीज लिखी है, मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि एक्स यू डॉट एक्स वी डॉट एक्स वी का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं इसको। तो मेरे पास आ गया ई जी माइनस एफ स्क्वायर। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं ये फॉर्म लेके आना चाह रहा हूं, तो ये फॉर्म मैं ला चुका हूं। अब मैं इसको ग्रेटर देन जीरो कह सकता हूं। क्यों ग्रेटर देन जीरो कह सकता हूं? बिकॉज दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट इज ग्रेटर देन जीरो।
अब ये पॉजिटिव डेफिनेट एक चीज एक हो गया, ग्रेटर देन जीरो वाली चीज के ऊपर मैंने बात कर ली। तो ग्रेटर देन जीरो के बाद अगर मैं इसमें इक्वल्स टू जीरो वाले केस को डिस्कस करूं तो उसमें खैर कोई प्रूफ नहीं है, वैसे थोड़ी थ्योरेटिकल मतलब कॉन्सेप्ट है कि देखिए आप ये कह रहे हो कि जीरो, एक तो ये आपने ये बात तो प्रूफ कर दी कि ये डी कि ये जो ds स्क्वायर है ये ग्रेटर देन जीरो। मुझे पॉजिटिव डेफिनेट प्रूफ करने का मीनिंग क्या है, मुझे ये बात प्रूफ करनी थी कि ds स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो की बात तो हो गई, इक्वल्स टू जीरो यानी कि आप इक्वल्स टू जीरो का मतलब ये कहना चाह रहे हो कि ds इज इक्वल्स टू जीरो की बात कर रहे हो। तो ds, व्हाट इज ds? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p एंड q। और पॉइंट p और q के दरमियान अगर डिस्टेंस जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि q और p विल बी द सेम पॉइंट्स। q और p जो है हमारे पास ये सेम पॉइंट्स हो जाएंगे, और इसका मतलब है कि q और p जब सेम है तो ये जो आपका du और dv है दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के अंदर अगर आप ये सारी चीजों को पुट करें जो हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म की इक्वेशन है, तो डी और डीवी जब जीरो हो गया तो ds भी हमारे पास ऑब्वियसली जीरो आएगा। तो बाय कॉन्सेप्ट हमें ये पता है कि Q और P अगर सेम हो जाए तो ये इक्वल्स टू जीरो। तो ये ऐसा हो सकता है कि आपके पास दो पॉइंट सेम हो जाए, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो दोनों चीज हम के ऊपर बात कर ली, ग्रेटर देन जीरो पे भी बात हो गई, इक्वल्स टू जीरो पे भी बात हो गई। तो जब दोनों चीजें हो गई तो यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि ds स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ये पॉजिटिव डेफिनेट होता है। तो ये हमारे पास एक चीज ये हो गई। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। Okay, after proving first fundamental is positive definite, now we will prove first fundamental is invariant under parametric transformation. And for this purpose, let's suppose हम ये बात suppose करते हैं कि आपके पास let the parametric transformation, मैं suppose कर रहा हूँ कि parametric transformation जो हम ले लेते हैं, हमारी सपोजिशन है कि लेट द पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे पास जो पैरामीटर u प्राइम है उस वो किसी ओल्ड पैरामीटर्स का फंक्शन है u एंड v का। इसी तरह से न्यू पैरामीटर v प्राइम ये ओल्ड पैरामीटर्स का फंक्शन है u और v का फंक्शन है। अच्छा, अब जो है मैं जो है मुझे एक बात क्लियरली एक बात पता है कि हमारे पास ये जो पोजीशन वेक्टर x है, दिस x विल बी, हम इसको प्री पैरामीटराइज करने ऐसी बात है उसके फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, मतलब ऐसी बात है जब फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म निकालना चाह रहे हैं नए पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में, तो ऑब्वियसली आपका पोजीशन वेक्टर भी नए पैरामीटर्स के ऊपर हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो x ऑफ x u प्राइम और v प्राइम पे डिपेंड करेगा। और अगर मैं इस पे बाय यूजिंग चेन रूल अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स यू प्राइम को डिफाइन कीजिए तो एक्स यू प्राइम विल बी बाय यूजिंग चेन रूल हो जाएगा पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू और पार्शियल यू ओवर पार्शियल यू प्राइम। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये जब पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया था सरफेस की, तो उस वक्त भी ये बात की थी। और प्लस partial x over partial v and partial v over partial u prime। इसी तरह से आपके पास जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में यहीं पे अगर लिखूं तो हमारे पास ये बन जाएगा x v प्राइम इज इक्वल्स टू partial x over partial u and partial u over partial v prime and similarly partial x over। तो बाय यूजिंग चेन रूल हमने ये चीज को लिखा है। तो अगर मैं जो है अंडर न्यू पैरामीटर्स मेरे पास ये जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के जो कोफिशिएंट्स है ई एफ एंड जी, मैं अगर उनको लिखूं तो ये आ जाएगा ई प्राइम हमारे पास विल बी एक्स ऑफ यू प्राइम डॉट एक्स ऑफ यू प्राइम। तो अगर मैं
ई प्राइम एक्स यू प्राइम डॉट एक्स यू प्राइम हो जाएगा, और एफ प्राइम विल बी योर एक्स यू प्राइम डॉट एक्स वी प्राइम हो जाएगा, और सिमिलरली जी विल बी एक्स वी प्राइम डॉट एक्स वी प्राइम, ये आ जाएगा। तो अब इसको फर्दर हम थोड़ा इसके ऊपर वर्किंग आगे प्रोसीड करते हैं। मुझे पता है कि अगर फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म की अगर राइट साइड देखी जाए तो वो होती है ई प्राइम। तो न्यू पैरामीटर्स के अंदर तो ये हो जाना चाहिए था उसूलन के ई प्राइम डी यू प्राइम स्क्वायर प्लस टू एफ प्राइम एंड डी यू प्राइम एंड डी वी प्राइम, और प्लस जी प्राइम डीवी प्राइम का स्क्वायर। न्यू पैरामीटर्स के अंदर ये आपके पास ये चीज आ जानी चाहिए। तो अब मैं इसके ऊपर अगर फर्दर वर्किंग करूं, वी नो व्हाट इज, अगर मैं, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म कैसे आती है? वो आती है कि आप ये करते हो कि एक्स यू, और मतलब अगर आप लास्ट लेक्चर का देखें तो हमने फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म इसी तरीके से डिफाइन की थी कि एक्स यू डी यू और एक्स वी डी वी प्राइम, मतलब इधर भी प्राइम है, सॉरी मैं इधर भी प्राइम है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ ले लें, यानी कि आप इसका स्क्वायर ले लें। तो व्हाट इज एक्स यू प्राइम, हमने पीछे भी जो है बाय यूजिंग चेन रूल इसकी वैल्यूज लिखी थी। ये हमारे पास एक्स यू प्राइम की वैल्यू आई है, और दिस इज योर एक्स पी प्राइम की वैल्यूज। इन वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मैंने इधर एक्स यू प्राइम और एक्स पी प्राइम की वैल्यूज पुट की। ये जो हमारे पास पीछे लिखा हुआ था पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू लिखा हुआ था, वी नो वी कैन राइट दिस एज एक्स यू, मैं इसको लिख सकता हूँ पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल वी को एक्स वी लिखा जा सकता है, ये नोटेशन है इसकी। तो इस पर अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी ये हो सकती है कि आप एक्स यू वाली टर्म्स में से एक्स यू कॉमन निकालें और एक्स वी वालों को एक साथ लिख दें। तो हमारे पास बचेगा क्या अगर मैं एक्स यू वाली टर्म्स को अलग करूँ, तो जिसमें से एक्स यू कॉमन ना आ रहा, तो हमारे पास एक टर्म ये है जिसमें आप पार्शियल यू ओवर पार्शियल यू प्राइम और इसके साथ डी यू प्राइम मल्टीप्लाई हो रहा, और दूसरी टर्म है मेरे पास ये वाली जिसमें लिखा हुआ पार्शियल यू ओवर पार्शियल वी प्राइम, और ये जो है इसके साथ डी वी प्राइम लिखा हुआ। और सिमिलरली एक्स वी वाली टर्म्स में से एक्स वी कॉमन निकाल लें, तो मेरे पास एक्स वी एक ये लिखी हुई एक टर्म, ये लिखा हुआ पार्शियल वी ओवर पार्शियल यू प्राइम, और इसके साथ जो है डी यू प्राइम लिखा हुआ, और जो मेरे पास इसमें सेकंड टर्म बन रही है एक्स वी की ये वाली है, वो बन रही है एक्स पार्शियल वी ओवर पार्शियल वी प्राइम, और इसके साथ डी वी प्राइम लिखा हुआ। तो मैंने एक्स यू वाली और एक्स वी वाले टर्म्स को अलग अलग कर दिया। अगर आप इन ब्रैकेट्स को देखें तो ये ब्रैकेट्स जो है टोटल डिफरेंशियल के बराबर है। कौन से ब्रैकेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ ये वाला ब्रैकेट, जो आपका दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट, ये दो ब्रैकेट जो हैं ये आपके फर्स्ट फंडामेंटल, सॉरी ये आपके टोटल डिफरेंशियल है। ये इक्वल होगा डी यू के, दिस विल बी इक्वल्स टू डी वी, और अगर मैं यहाँ पे एक चीज को पुट करूं कि ये डी यू के इक्वल है फर्स्ट ब्रैकेट, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स यू डी यू, और अगर मैं सेकंड ब्रैकेट की बात करूं तो ये एक्स वी डी वी हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर साथ चल रहा है। तो अगर अब आप देखें फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म की डेफिनेशन यही थी, बिल्कुल वही चीज वापस आ गई है। तो ये जो चीज है ये किसकी इक्वल है, डी एस स्क्वायर के ही इक्वल है। मतलब ये अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बिल्कुल वही चीज आ जाएगी, यानी कि ई डी यू स्क्वायर प्लस टू एफ डी यू डी वी प्लस जो है जी टाइम्स ऑफ डीवी का स्क्वायर। तो ये बिल्कुल वही चीज है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। आप यानी कि लेके चले थे नए ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, नए पैरामीटर्स के अंदर आपने फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म लिखी। इसके ऊपर वर्किंग करते करते हमने जब आगे वर्किंग करते करते ये बात प्रूफ कर दी कि पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म पे कोई असर नहीं होता। यानी कि मैं एक बात यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं ये बात लिख सकता हूँ, देयर फोर योर फर्स्ट, शॉर्ट में लिखूंगा, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म इज
इनवेरिएंट अंडर पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो मतलब इसकी पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से इसकी आर्क मतलब ये जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है उस पर कोई भी चेंजेस नहीं आती, कोई उस पर चेंजेस नहीं आती है। तो ये एक हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया। एक चीज और है कि आप पे जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनता है तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये इस पे हम देखते हैं इफेक्ट क्या पड़ता है। एक्स यू प्राइम क्रॉस एक्स वी प्राइम, इसका नॉर्म अगर मैं लूँ तो यानी कि इसका स्क्वायर भी अगर लगा दें तो ये आ जाएगा ई प्राइम एंड जी प्राइम माइनस एफ प्राइम का स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल्स टू ये जैकोबियन मैट्रिक्स है, पार्शल यू और वी के रिस्पेक्ट से डिवाइडेड बाय पार्शल ऑफ यू प्राइम कॉमा वी प्राइम। मतलब जैकोबियन मैट्रिक्स आपको पता है जैकोबियन मैट्रिक्स होता है, और यहाँ पे ई जी माइनस एफ स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास चीज है, यानी कि हमारे पास एक चीज यहाँ से पता चलती है कि अगर एक्स यू क्रॉस एक्स वी प्राइम फाइंड किए जाएं तो डेट विल बी इक्वल्स टू जैकोबियन ऑफ एक्स यू क्रॉस एक्स वी के इक्वल आएगा। तो ये एक चीज है हमारे पास, एक और पॉइंट है जो कि हमने किया। अब एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है, हम उसको देखते हैं। एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक हाइपरबोलिक पैराबोलाइड दिया हुआ है, ये आपके पास फिगर भी उसके सामने बनी हुई है हाइपरबोलिक पैराबोलाइड की। हाइपरबोलिक पैराबोलाइड की पैरामेट्रिक इक्वेशन हमें पता है, ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है हाइपरबोलिक पैराबोलाइड की। हम इसकी सबसे पहले फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म इसकी फाइंड करते हैं। फॉर फाइंडिंग फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म वी विल फाइंड कोफिशिएंट्स ई विल बी एक्स यू डॉट एक्स यू एंड फॉर एक्स यू हमें पता है भाई इसका एक्स यू निकालना कोई इतना इशू नहीं है। तो एक्स यू मैं सबसे पहले फाइंड करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले एक्स यू ही फाइंड कर लेता हूँ। तो एक्स यू जो है मेरे पास देखें, इधर एक चीज मैं आपको मेंशन कर दूं कि हमारे पास इस वाले केस में जो एक्स है अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो ये हो जाएगा यू वी एंड यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। So xu will be 1 comma 0 comma 2u and xv will be 0 comma 1 comma minus 2v। So xu dot xu मतलब ये है कि सबसे पहले मैं अगर e फाइंड करूं then xu dot xu will be क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि इसका अगर डॉट प्रोडक्ट लूंगा एक्स यू का एक्स यू के साथ ही तो ये 1+4u स्क्वायर आ जाएगा एंड एफ जो है अगर इधर एक्स एफ निकालूं तो ये एक्स यू डॉट एक्स वी होगा। तो ये हमारे पास 4v माइनस 4u भी आएगा, माइनस में आएगा बिकॉज सेकंड वन का माइनस लगा हुआ। और इसी तरह जी अगर आप फाइंड करें जी विल बी एक्स वी डॉट एक्स वी, तो जी हमारे पास आ जाएगा 1+4v स्क्वायर। सो हमारे पास फाइनली फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म जो है अगर इसकी फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म फाइंड की जाए देन इट विल बी डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगर मैं इसका फॉर्मूला राइट कर रहा हूँ पहले तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म का, तो डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई डी यू स्क्वायर माइनस 2f डी यू मल्टीप्लाई बाय डी वी प्लस जी डी वी square. What is E? E is 1+4u square, 1+4u square du square. Or what is F? What about F? F is sorry. F is minus 4uv
तो ये 2 इसका मौजूद था, तो ये 4u था, तो ये हमारे पास 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -8 uv du dv, और g हमारे पास 1 + 4v² आया था, 1 + 4v² dv²। तो ये ds² आ गया। तो ds² में अगर मैं जो है दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लूं, तो ds की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो पूरी होल स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी, यानी कि 1 + 4u² du² -8 uv du dv प्लस 1 + 4v² dv²। तो ये हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म आ गई है। दिस इज योर फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक पैराबोलाइड की। अच्छा, ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म तो आ गई है। लेट सपोज मैं एक कर्व दिया हुआ इस सरफेस के ऊपर, मैं उस कर्व की आर्क लेंथ निकालना चाहूँ। तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म जो हमें पता है कि ये लेंथ फाइंड करती है, डिस्टेंस होता है। तो मैं उस कर्व जो कि उस सरफेस के ऊपर लाई करता है, उसकी इक्वेशन मैं सपोज कर लेता हूँ u = t एंड v इज ऑल्सो = t। ये आर्क लेंथ मैं निकालना चाह रहा हूँ उस कर्व की, यानी कि s फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो इफ मैं सब्स्टिट्यूट करूँ u और v की वैल्यूज को ऊपर इस वाली इक्वेशन के अंदर, तो ds हमारे पास ds की जो वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू u और v की, तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी, और du विल बी = dt एंड dv = dt। तो क्लियरली आपके पास ये वाली तीनों टर्म्स जो है कैंसिल हो गई। ये 2 आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर 2 आ गया ओनली, और ये बाहर dt आ गया। तो इफ आई इंटीग्रेट, अच्छा फॉर आर्क लेंथ हमें पता है कि t की लिमिट्स क्या होंगे, t की लिमिट्स जो है फ्रॉम 0 से लेके 1 तक होंगी। तो यानी कि s जो है ये हमारे पास आ जाएगा √2t। ये आर्क लेंथ आ गई है उस कर्व की जो कि हाइपरबोलिक पैराबोलाइड के ऊपर लाई करता है। व्हाट इज दिस? दिस इज आर्क लेंथ ऑफ द कर्व। कौन सा कर्व जो मैंने आपके पास ये दिया हुआ है? व्हाट इज दिस? दिस इज योर इक्वेशन ऑफ कर्व, और ये वो कर्व है जो कि इस हाइपरबोलिक पैराबोलाइड के ऊपर लाई करता है, कर्व ऑन हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। तो ये आर्क लेंथ ऑफ द कर्व ऑन हाइपरबोलिक पैराबोलाइड, ये उसकी आर्क लेंथ हमारे पास आ गई है। ये जो हाइपरबोलिक पैराबोलाइड है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें एरिया ऑफ पैरालोग्राम निकालें, यानी कि एरिया ऑफ पैराग्राम का मतलब है कि मैं उसका नाम h रख देता हूं, यानी कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप निकालिए XU क्रॉस XV फाइंड कीजिए इसके अंदर। तो क्लियरली XU क्रॉस XV हम पीछे देख चुके हैं कि ये इक्वल होता है E × G - F² के। सो इफ आई पुट वैल्यू ऑफ E, G एंड F² वी विल गेट ESE और 1 + 4u² एंड GS, ये F लिखा हुआ, GS 1 + 4v² एंड F की जो वैल्यू आपने निकाली है वो निकाली है -4 × uv निकालिए इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास h आ जाएगा। और अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फाइनली h की वैल्यू मिल जाएगी। एक और प्रॉब्लम है, हम उसको डिस्कस करते हैं। एक बहुत ही स्मॉल सी प्रॉब्लम है, मतलब इसमें हमें करना ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक एंगल है, दो पैरामेट्रिक कर्व्स जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो उनका एंगल आएगा वो इस इक्वेशन से निकाला जा सके, tan ω = h/f। ये पैरामेट्रिक वो कर्व हैं जो कि किसी सरफेस के ऊपर लाई करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो एंगल फॉर्म होगा वो इस इक्वेशन से फाइंड किया जा सकता है। तो टेंजेंट ओमेगा, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं एच की बात कर रही है, व्हाट इज एच? एच के बारे में लिखा हुआ है कि दिस इज नॉर्म ऑफ XU क्रॉस XV का नॉर्म है। और अगर इसका मतलब यह होगा कि XU × XV का नॉर्म × साइन ओमेगा। और व्हाट इज एफ? एफ के बारे में हमने पीछे डिफाइन किया है कि दिस इज XU डॉट XV
और अकॉर्डिंग टू ये इनर प्रोडक्ट है तो ये डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि ये हो जाएगा एक्स यू का नॉर्म मल्टीप्लाई बाय एक्स वी का नॉर्म मल्टीप्लाई बाय सॉरी कॉस ओमेगा multiply by cos omega. So if I divide these two equations h upon f निकालूंगा तो sin upon cos हो जाएगा और ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यानी कि टेंजेंट ओमेगा मुझे मिल जाएगा वो h अपॉन f के इक्वल आ जाएगा। क्लियरली एक बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूं, h और f को डिवाइड कर दूं तो ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी कि नॉर्म ऑफ एक्स यू नॉर्म ऑफ एक्स वी इंटू साइन ओमेगा, इधर कहां से नॉर्म लगा दिया, और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा एक्स यू और ये आपका एक्स वी आ जाएगा, ये आपका कॉस ओमेगा, तो ये आपका ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास ये टेन ओमेगा एच अपॉन एफ के इक्वल हमने ये बात प्रूफ कर दी। अच्छा एक और अगर मैं इसमें इसी चीज को फर्दर प्रोसीड करूं तो मैं अगर आपसे एक बार एक सेंटेंस में यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टू पैरामेट्रिक कर्व्स हैं, मैं इनकी इंटरसेक्शन के बारे में कह सकता हूँ कि इंटरसेक्टेड एट राइट एंगल्स if and only if f is equals to 0। तो इसका भी आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं। मैं अगर इधर लिखूं, हमारे पास जैसा हमें ये बात पता है कि f इज इक्वल्स टू होता है एक्स यू डॉट एक्स वी के। मैं पहले जो है ये बात सपोज कर रहा हूं कि ये जो है इनके दरमियान राइट एंगल है, तो राइट एंगल का मतलब जो है मैं सपोज कर रहा हूँ राइट एंगल है, तो मैं ये बात प्रूफ करूंगा कि एफ जो है 0, मतलब मैं कन्वर्स भी लेना पड़ेगा मुझे, दोनों साइड पे इसका प्रूफ करना पड़ेगा। पहले मैं इस चीज को गिवन मान के इसको प्रूफ कर दूं, फिर इसको गिवन मान के इसको प्रूफ कर दूं, या पहले इसको गिवन मान के इसको प्रूफ कर दूं, देन होता काम। तो ये दोनों साइड से आपको पता है प्रूफ करना पड़ता है जब इनफिनिट और लीफ की स्टेटमेंट्स होती हैं। तो यानी कि मैं अगर लिखूं ये हो जाएगा एक्स यू क्रॉस डॉट एक्स वी है, तो ये हो जाएगा एक्स वी और ये कॉस ओमेगा आ जाएगा, ये एफ हो गया। और हमें अगर यहाँ से कॉस ओमेगा की वैल्यू निकालनी हो तो कॉस ओमेगा ये नॉर्म ऑफ एक्स यू लिखा हुआ है, नॉर्म ऑफ एक्स यू का मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ ई, एंड नॉर्म ऑफ एक्स वी का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ जी। तो यानी कि हमारे पास यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय एक्स यू के नॉर्म का मतलब है ई और एक्स वी के नॉर्म का मतलब है जी। तो हमारे पास ये अगर ये दोनों चीजें उस तरफ ले जाके मैं डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा एफ ओवर अंडर रूट ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय जी। तो अगर मैं इसमें ये सपोज कर लूं कि सपोज करते हैं कि एफ जो है 0 है, तो एफ 0 अगर होगा तो कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ओमेगा 0 हो जाएगा। ओमेगा 0 कॉस ओमेगा 0 होने का मतलब है कि ओमेगा का जो एंगल है डेट विल बी पाई बाय 2, यानी कि आपने ये बात प्रूफ कर दी कि अगर एफ 0 है तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस के दरमियान एंगल जो है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल होगा। अब मैं इसका कन्वर्स लेता हूं, इसी स्टेटमेंट का कन्वर्स ये हो जाएगा, इसकी कन्वर्स ले अगर हम लें तो इसका कन्वर्स ये हो जाएगा कि मैं ये सपोज करता हूं कि ओमेगा 90 डिग्री है। अभी मैंने प्रूफ किया था ओमेगा जो है ये प्रूफ किया था ओमेगा 90 है। अब मैं सपोज कर रहा हूं, मतलब कन्वर्स ले रहा हूं, ओमेगा 90 डिग्री है, तो अब जो है हमारे पास कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, एफ ओवर अंडर रूट ई जी, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये मुझे f की वैल्यू यहां से 0 मिल जाएगी। तो ये आपने
ये बात प्रूफ कर दी कि अगर दो पैरामेट्रिक कर्व्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री का होगा तो उस केस में एफ जो है 0 आएगा। ये नाउ लेट सपोज मैं जो एरिया ले लेता हूँ वो एरिया ऑफ पैराग्राम की बात कर रहा हूँ, एरिया ऑफ स्मॉल पैच ऑफ सरफेस, मतलब ये है कि ये मैं इधर डिस्कस कर रहा हूँ एरिया ऑफ स्मॉल, मतलब आप अगर जहाँ पे कर्व जो है इंटरसेक्ट कर रहा है उसको आप क्लोजली अगर देखें तो बहुत क्लोजली अगर देखें तो ये कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा होगा, कुछ समथिंग लाइक पैरेललोग्राम टाइप का कुछ बन रहा होगा। ये वाला जो पॉइंट है मैं इस पॉइंट को सपोज कर लेता हूँ कि ये पॉइंट पैरामीटर की वैल्यू यू नॉट और वी नॉट को पुट करने के बाद ये वैल्यू आएगी, और ये वाली वैल्यू जो है मैं अगर ये कह दूं कि ये वाली वैल्यू आएगी फॉर एग्जांपल एक्स, 1 मिनट, ये वाली वैल्यू आएगी एक्स यू नॉट, तो ये कोई भी सरफेस है उस सरफेस के अगर आप बिल्कुल क्लोजली देखें जहाँ पे ये सरफेस जो है जिसके जहाँ पे दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो एक तरीके से पैरेललोग्राम बना रहे होंगे। आपके पास कुछ इस तरह का सिचुएशन है कि मेरे पास ये वाला पॉइंट जो है यू नॉट वी नॉट पे आपके पास पोजीशन वेक्टर ये होगा, और इस पॉइंट के ऊपर पोजीशन वेक्टर मैं सपोज कर रहा हूँ यू नॉट वी नॉट प्लस डी वी होगा, और इस पॉइंट पे मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये जो पोजीशन वेक्टर है दिस विल बी एक्स ऑफ यू नॉट प्लस डी यू और कॉमा डी वी होगा, सॉरी वी नॉट होगा। तो ये मेरे पास जो है पॉइंट्स हैं, मतलब इनकी साइड्स हैं, और अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो ये अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है एक पैरेललोग्राम से। बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेललोग्राम नहीं बन रहा है क्योंकि थोड़ा सा ये कर्व्ड है, लेकिन ऑलमोस्ट इसको पैरेललोग्राम मान सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपके सामने ही बनाया है तो ये एक वेक्टर आपके पास बन रहा है, ये भी आपके पास एक वेक्टर बनता है। तो ये दो वेक्टर्स का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा तो मुझे इस का मुझे एरिया मिल जाएगा, यानी कि ये स्मॉल पैच का, ये मैंने कोई नॉर्मल नहीं बनाया है, मैंने कहा है एरिया मिल जाएगा। इसको सिर्फ जस्ट ये मैं इस एरो को हटा ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये मेरे पास एरिया एलिमेंट आएगा डी ए, आपको इसका एरिया एलिमेंट निकालने के ये स्मॉल पैच का एरिया क्या आएगा डी ए मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ, एंड टू फाइंड द एरिया मैं इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले सकता हूँ। ये दो वेक्टर्स होंगे क्या, ये दो वेक्टर्स क्लियरली देख सकते हैं आपके दिस वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो है ये सिंपली अगर आप डिफरेंशियल के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल एक चीज जो यहाँ पे यू नहीं था, सॉरी मैं गलती से लगा दी थी, ये पोजीशन वेक्टर है सरफेस का, और ये हमारे पास कुछ समथिंग लाइक पैरेललोग्राम बन रहा है। पैरेललोग्राम बनाने के लिए मैंने इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो ये वाला जो चीज है अगर आप कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल को रिकॉल करें तो ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज विल बी इक्वल्स टू एक्स वी डीवी के इक्वल है ये वाला वेक्टर, और दिस वेक्टर विल बी इक्वल्स टू एक्स यू मल्टीप्लाई बाय डी यू के इक्वल होगा ये वाला वेक्टर। तो सिमिलरली अगर इनका एरिया निकालना चाह रहा हूँ, इस डी ए निकालना चाह रहा हूँ, तो व्हाट विल बी द डी ए विल बी सिंपली एक्स यू डी यू क्रॉस एक्स वी डी वी। आप ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे तो ये आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। यहाँ पे एरिया ऑफ दिस स्मॉल पैच, मतलब ये छोटा सा जो आपका पैरेललोग्राम बन रहा है ये आपका जो है इस स्मॉल पैच का एरिया आपको मिल जाएगा। तो भाई कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स ये डी और डी वी आर स्केलर क्वांटिटीज, तो ये तो इनका तो मसला ही नहीं है। सिर्फ एक्स यू क्रॉस एक्स वी जो है हमें पीछे भी बात कर चुके हैं, ये एक्स यू क्रॉस एक्स वी किसके इक्वल होता है, ई जी माइनस एफ स्क्वायर के इक्वल होता है, और ये डी यू और डी वी ये सिंपली ये इसके बराबर होता है। तो ये आपके पास एरिया ऑफ स्मॉल पैच ऑफ सरफेस आ गया बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललोग्राम। हमने इसको जो है फाइंड कर लिया। तो अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना हो तो
इस फॉर्मूले को यूज करके, ये जो आपने लास्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, दिस फॉर्मूले को यूज करके आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एनी सरफेस, जहां पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, वहां पे जो आपके पास पैरेललोग्राम बन रहा होता है, उसका एरिया आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट जो यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी और डबल इंटीग्रल निकालना पड़ेगा टू फाइंड द एरिया। तो बहरहाल ये काम जो है हम फिलहाल आज के लिए तक ही स्टॉप करते हैं। आज हमने फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म को मजीद और डिटेल से देखा कि इसमें और किस किस तरह की चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है।